Hello students, in the previous videos of the unit 2nd B pharmacy, we have covered the hematinics like iron, folic acid and vitamin B12. In the next topic, that is coagulants. So before discussing the actual coagulants, I would like to mention the basic blood homeostasis. कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जो ब्लड होम्योस्टेसिस, हम किस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, क्या है उसके अंदर, उस चीज को हम कवर करेंगे। और जब कोगुलेशन की हम बात करेंगे कि ब्लड में आपके वेस्कुलर जो कंपार्टमेंट्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो है वो लिक्विड फॉर्म में है, राइट। तो वो जब कभी भी कोई इंजरी ब्लड वेसल्स में होती है और ब्लड का लीकेज होता है, तो उस ब्लड के लीकेज को, वेस्कुलर इंजरी को स्टॉप करने के लिए उस पर्टिकुलर ब्लड का कोगुलेशन एक मैकेनिज्म होती है जिसपे वो कोगुलेट जो होता है वो प्लग फॉर्म कर लेता है। उस पर्टिकुलर होल पर जहां से ब्लड बाहर आ रहा है उस पे प्लगिंग हो जाती है, तो उस प्लगिंग को ओवरऑल जो हम कहते हैं मैकेनिज्म, कोगुलेशन मैकेनिज्म कहते हैं। तो हम कोगुलेशन को मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे जो कि एक ब्लड होम्योस्टेसिस का पार्ट है, राइट। लेकिन हम इसके पहले ये भी पढ़ेंगे कि ब्लड कौन सी ऐसी व्हाट आर द मैकेनिज्म दैट आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द ब्लड इन द लिक्विड फॉर्म इनसाइड द वेस्कुलर कंपार्टमेंट, राइट। तो देखिए इसको हम अगर ब्लड होम्योस्टेसिस एंड कोगुलेशन की बात करें तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ब्लड वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर लिक्विड फॉर्म में किस तरीके से, क्यों वो ब्लड कोगुलेट वहां पर नहीं हो जाता, क्यों आफ्टर इंजरी ही कोगुलेट होता है। ब्लड वेसल्स में रप्चर के बाद अगर ब्लड का फ्लो आउटसाइड हो ब्लड वेसल से, तभी कोगुलेशन की हम बात करते हैं। ब्लड वेसल्स अगर इंटैक्ट है, एंडोथेलियम हेल्दी है, तो उसमें ब्लड कोगुलेट क्यों नहीं होता, राइट। तो जिस तरीके से हमने अगर बात की कि ब्लड कोगुलेट नहीं हो रहा है, ब्लड लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस समय मैंडेटरी है कि आपकी एंडोथेलियम हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्दी एंडोथेलियम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द सर्टेन chemicals, or you can say the secondary mediators that are actually responsible for keeping the blood in liquid form inside the vascular compartment. So what are those chemical mediators, or what are those chemical substance that are actually releasing from the endothelium? We are going to talk about, right. First अगर हम बात करेंगे कि ब्लड के अंदर अगर हम वेस्कुलर कंपार्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर हमारा जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में क्यों है। देखिए ओवरऑल लिक्विड फॉर्म में ना हो, अगर हम कोगुलेशन की बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि ब्लड के कोगुलेशन में मेनली जो इन्वॉल्वमेंट है वो कोगुलेशन फैक्टर का है जो कि ब्लड प्लाज्मा में है, और उसमें प्लेटलेट्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो प्लेटलेट के एक्टिवेशन और कोगुलेशन फैक्टर के एक्टिवेशन के बाद ही हम कोगुलेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी मैकेनिज्म है जो इन दोनों को एक्टिवेट नहीं होने दे रही है, तो हम उसको इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस मैकेनिज्म सपोर्टिंग द कि ब्लड आपका वेस्कुलर कंपार्टमेंट में लिक्विड फॉर्म में ही हो। तो हम कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जो प्लेटलेट को एक्टिवेट नहीं होने देती हैं या क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट नहीं होने देती हैं, वो सारी मैकेनिज्म ब्लड को लिक्विड फॉर्म में बने रहने के लिए वेस्कुलर कंपार्टमेंट में सपोर्ट करेंगे, राइट। तो ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर हम बात करें कि किस तरीके से, जैसे कि हमने in the healthy endothelium there are more than two substance, but जिसकी हम बात अभी करेंगे, two substance, one is nitric oxide and another one is prostacyclin, PgI2. These are like nitric oxide and prostacyclins are actually released from the healthy endothelium. They do not release from the injured एंडोथेलियम। तो अगर हम हेल्दी एंडोथेलियम की बात करेंगे, उसके अंदर ब्लड का फ्लो प्रॉपर बना हुआ है, तो हेल्दी एंडोथेलियम किस तरीके से हेल्प कर रही है, बिकॉज द हेल्दी एंडोथेलियम हैज कैपेबिलिटी टू रिलीज द नाइट्रिक ऑक्साइड एंड PgI2 इन द वैस्कुलर कंपार्टमेंट, इनसाइड द ब्लड फ्लो और इन द ब्लड। तो इनके रिलीज होने से आखिर हुआ क्या, इनके रिलीज होने से यह हुआ कि दीज सब्सटेंस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड PgI2 प्रोस्टासाइक्लिन दैट आर रिलीजिंग फ्रॉम द हेल्दी एंडोथेलियम डज नॉट इंड्यूसेस द एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। इफ द प्लेटलेट विल नॉट बी एक्टिवेटेड देन देयर विल नॉट बी फर्दर कोगुलेशन मैकेनिज्म, क्योंकि कोगुलेशन मैकेनिज्म के लिए प्लेटलेट का एक्टिवेशन होना
जरूरी है। तो हम इसके लिए एक चीज ये पॉइंट बोलते हैं कि हेल्दी एंडोथेलियम में नाइट्रिक ऑक्साइड और PgI2 रिलीज होने की वजह से प्लेटलेट रिमेन इनएक्टिव होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड लिक्विड फॉर्म में ही होता है। नंबर 1। नंबर 2 हम बात करेंगे इन द सेम लाइक आपकी ये हेल्दी एंडोथेलियम है, राइट। ये ब्लड वेसल्स हैं आपकी, और ब्लड वेसल्स में यहां पर क्या है, हेल्दी एंडोथेलियम, एंड दिस हेल्दी एंडोथेलियम, दिस इज healthy endothelium. This endothelium is responsible for releasing a substance. इसके सरफेस पर ये एक सब्सटेंस होता है, expresses a substance which is heparan sulfate. इस हेल्दी एंडोथेलियम में वेस्कुलर किसी भी हेल्दी एंडोथेलियम में हैज कैपेबिलिटी, it is naturally expresses a substance which is heparan sulfate, and heparan sulfate allow the binding of what? Heparan sulfate allow the binding of antithrombin 3. हेपरान सल्फेट हेल्दी एंडोथेलियम के ऊपर है, और हेपरान सल्फेट का स्ट्रक्चर जो है वो एंटीथ्रोम्बिन 3 को अपने ऊपर बाइंड कराने के लिए होता है। तो क्या होता है, जब हेपरान सल्फेट से एंटीथ्रोम्बिन 3 बाइंड होता है, उस वजह से जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 10, these will not be activated, or you can say these will become degraded in the presence of what? In the presence of antithrombin and heparan sulfate complex. So number 2, heparan sulfate that expressed in the healthy endothelium allow the binding of what? Antithrombin 3 that further inactivate or degrade the factor number 2, factor number 9 and factor number 10. Because these factors are responsible for coagulation, so we can say, अगर इनको हम डिग्रेड करने की बात कर रहे हैं, इट मीन्स ब्लड को किस फॉर्म में रहने की बात कर रहे हैं, रिमेन इन लिक्विड फॉर्म। तो दूसरा हमारा सपोर्टिंग मैकेनिज्म लिक्विड फॉर्म ब्लड की रहने के लिए ये हुई। नंबर 3 मैकेनिज्म इज व्हाट? देयर विल एज heparan sulfate in the endothelium, there is also one protein molecule which is thrombomodulin. Thrombomodulin in the healthy endothelium allow the binding of what? Thrombin. And thrombomodulin, when allow the binding of thrombin, and once the thrombin bound with the thrombomodulin, thrombin structure is modulated in such a way so that there will be increase in the प्रोटीन C, मींस थ्रोम्बोमोडुलिन से क्या बाइंड होगा? थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से मॉड्यूलेट होगा कि वो फर्दर एक्टिवेट करेगा किसको? प्रोटीन C को। या एक्टिवेट करने का मतलब ब्लड में उसके लेवल को बढ़ाने से, एनहांस करेगा प्रोटीन C के एक्सप्रेशन को, एंड प्रोटीन C फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ व्हाट? फैक्टर नंबर 5 एंड फैक्टर नंबर 8। तो सेम मैकेनिज्म रिलेटेड इससे, लेकिन फैक्टर्स यहां पे क्लॉटिंग फैक्टर अलग है। तो जब ये क्लॉटिंग फैक्टर डिग्रेड होंगे, राइट, तो क्लॉटिंग फैक्टर डिग्रेड होंगे तो ब्लड आपका रिमेन इन लिक्विड फॉर्म। लास्ट मैकेनिज्म विच सपोर्ट और कीप द ब्लड रिमेन इन द फ्लूइड फॉर्म इनसाइड द वेस्कुलर कंपार्टमेंट इज देयर विल बी ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करेंगे कि जब नॉर्मली जब कोगुलेशन की बात करेंगे, जब ये पूरा हम कवर कर लेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट ज्यादा क्लियर हो पाएगा। अभी आपको इतना कॉन्सेप्ट इसका रेज करना है कि जो क्लॉट बन जाता है, क्लॉट के ऊपर क्या होती है? पूरी सीलिंग होती है, किससे? फाइब्रिन से। तो फाइब्रिन की सीलिंग अगर हम खोल देंगे या ब्रेक कर देंगे तो पूरा क्लॉट डिग्रेड हो जाएगा, पूरा जो क्लॉट प्लग बना हुआ डिग्रेड हो जाएगा। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एक्सप्रेस्ड ऑन द हेल्दी एंडोथेलियम कट्स द फाइब्रिन स्ट्रैंड एंड डज नॉट सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। सो वी कैन से दिस ऑल्सो इनडायरेक्टली हेल्प्स इन कीपिंग द ब्लड इन रिमेन इन लिक्विड फॉर्म इनसाइड द वेस्कुलर कंपार्टमेंट। सो दीज आर द 4 mechanism that supporting the blood to be in liquid form inside the vascular compartment. Now we will talk about what in this whole homeostasis mechanism, how the mechanism is performed. अगर आपका blood like vascular compartment में अगर इंजरी है, एंडोथेलियम में इंजरी है और ब्लड का फ्लो आउटसाइड है, तो बॉडी विल ट्राई टू कंपनसेट, मींस बॉडी विल ट्राई टू
प्लग दैट पॉइंट कि आपका ब्लड वहां से बाहर ना रिलीज हो उस पर्टिकुलर वेस्कुलर कंपार्टमेंट से, तो उन चीजों को हम कवर करेंगे। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, राइट, लाइक होम्योस्टैटिक स्टेप में हमारे 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। लाइक सबसे पहले होता है वैस्कुलर स्पाज्म, इसमें हम ज्यादा टेक्निकल नहीं करेंगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट के लिए। वैस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, एंड थर्ड स्टेप इज कोआगुलेशन, एंड फोर्थ स्टेप इज क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर, and fifth step is fibrinolysis. So one by one we will discuss all the points in detail, then you will get understand about the brief detailed idea about the homeostatic step in blood homeostasis, right? तो किस तरीके से बात करेंगे, देखिए अगर हम बात करते हैं वैस्कुलर स्पाज्म, मतलब अगर के सडन आपके वैस्कुलर मींस ब्लड वेसल्स में कोई इंजरी होती है, एंडोथेलियम रप्चर होती है, तो जैसे ब्लड सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा, किस तरीके से पूरा क्लॉट का बनना होगा। ऐसा तो नहीं कि क्लॉट बन जाएगा और उसके बाद रिमेन रहेगा उसमें, उस पर्टिकुलर स्पेस पे जहां पे क्लॉट बना है उसको हम डिसॉल्व करने की बात करेंगे। तो क्लॉट के फॉर्मेशन से लेके क्लॉट के डिसॉल्व तक का जो पूरा स्टेप है वो हमारा कितना है, 5 पॉइंट का स्टेप है। तो हम इसको 1 by 1 पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला है वैस्कुलर स्पाज्म। लेट्स सपोज दिस इज योर vascular compartment and there is this point indicating there is a rupture of endothelium. So as soon as there will be endothelium ruptured, the blood will shift from this inside vascular compartment to outside, but body will compensate from this mechanism because body will try to shut this point. तो कौन सी ऐसी मैकेनिज्म होगी, सबसे पहले होगी क्या, वैस्कुलर स्पाज्म। वैस्कुलर स्पाज्म 3 तरीके से होगा। नंबर 1 की हम बात करेंगे एंडोथेलिन इंड्यूस। नंबर 2 हमारी जो वो होगा मायोजेनिक इंड्यूस्ड, और थर्ड बात करेंगे नोसिसेप्टिव इंड्यूस। तो अभी तो बस नाम से आपको हो सकता है कि अभी क्लियर ना हो, हम 1 by 1 पढ़ते हैं। लाइक अगर हम एंडोथेलियम इंड्यूस्ड की बात करते हैं तो वो क्या है, once the endothelium is ruptured, the ruptured endothelium is responsible for release of a chemical substance which is endothelin, and endothelin once releases in the vascular compartment from the point where the injuries is there, from that point endothelium or from any of the point, because endothelium has capability to cross the vascular membrane, so it crosses the vascular membrane and reaches to the smooth muscle of that particular vasculature. और जब उस वैस्कुलेचर की स्मूथ मसल पे ये एंडोथेलियन यहां से रिलीज हुआ, एंडोथेलियन कहां पे गया, वैस्कुलर स्मूथ मसल में, दिस वैस्कुलर स्मूथ मसल, एंड नाउ द वैस्कुलर स्मूथ मसल विल expresses the contraction, and whenever the contraction will be there, this will try to diminish the flow of blood from the inside to outside. नंबर 1 एंडोथेलियन इस तरीके से काम करेगा, किसको, वैस्कुलर स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन से। नंबर 2 देयर विल बी मायोजेनिक मैकेनिज्म। व्हाट इज मायोजेनिक मैकेनिज्म, फर्स्ट इज एंडोथेलिन इंड्यूस vascular spasm, second one is what, myogenic induced vascular spasm. Whenever the injury will be in endothelium or in nearby the connective tissues, और जब नियर बाई कनेक्टिव टिश्यूज में होगी तो कनेक्टिव टिश्यूज क्या करेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज इंजरी के बाद देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ मैकेनिकल रिसेप्टर, क्योंकि मैकेनिकल रिसेप्टर जैसे ही उस पर कोई स्टिमुलस आएगा, लाइक हम यहां इंजरी की बात कर रहे हैं तो वो एक अपने आप में स्टिमुलस है, तो वो इंजरी से मैकेनिकल रिसेप्टर विल बी एक्टिवेटेड, एंड देन द मैकेनिकल रिसेप्टर आफ्टर द डिफॉर्मिंग दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज इंजरी इज देयर, after deforming this structure there will be activation of mechanical receptor present on the smooth muscle, and that mechanical receptor are responsible for influx of calcium that further responsible for causing contraction. So again there will be myogenic contraction. First contraction was endothelium induced, second contraction was myogenic, mechanical receptor and calcium induced. Third one is when we look at the nearby structure of this vascular compartment, in the nearby there were lots of red color, here I indicated there is a nociceptive receptor, mean those receptor that are responsible for sensitizing the injury. तो जब यहाँ पे इंजरी होगी दिस नोसिसेप्टिव receptor will be activated, and these nociceptive receptor once activated they are responsible for release of various inflammatory mediators, and
a lot of inflammatory mediators around this injuries point are responsible for again contraction, and this time we will say this is secondary mediator induced contraction in the vascular compartment. So these three contractions are ultimately responsible for causing the contraction in vascular smooth muscle, और contraction करेंगे तो blood के बाहर का flow हो जाने में रोकेंगे। तो इस तरीके से आपकी पहली मैकेनिज्म होगी। सेकंड मैकेनिज्म में हम क्या बात करेंगे, आई होप कि ये पूरा क्लियर होगा। अब हम सेकंड बात करते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। किस तरीके से प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। तो हम बात क्या कर चुके हैं, हमारी यहां पे एंडोथेलियम इंजरी हो चुकी है। तो एंडोथेलियम जब इंजर्ड हो गई, तो एंडोथेलियम इंजर्ड होने के बाद देयर विल बी एंडोथेलियम रिलीज द वॉन विलिब्रैंड फैक्टर्स। Von Willebrand factors are the proteinaceous molecule that releases actually from the injured endothelium. तो ये injured endothelium है, यहां से क्या हुआ, Von Willebrand factor रिलीज हुआ, नंबर 1 स्टेप। अब जब Von Willebrand factor रिलीज हुआ, तो Von Willebrand factor having the hook like structure, and in their hook they actually responsible for capturing the platelet molecule that flowing in the blood। तो अब क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है इनका, ये जो वॉन विलिब्रैंड फैक्टर का, जो कि इंजर्ड एंडोथेलियम से रिलीज हुए हैं, जिसको हम इस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं, इस हुक लाइक स्ट्रक्चर में ये क्या करेंगे, प्लेटलेट को हुक करेंगे। और प्लेटलेट को हुक करने के लिए देयर विल बी अ स्पेशल काइंड ऑफ receptor that are actually attracted towards the von Willebrand factors. What are those receptor? In the structure of platelet, like this is structure of platelet. In this structure, there will be a receptor called glycoprotein 1b. This receptor, glycoprotein 1b receptor, are actually responsible for attached to the von Willebrand factor. तो जैसे इसको अटैच कर लेगा, तो यहां पे क्या आ जाएंगी, आपकी प्लेटलेट्स। ये आपकी क्या आ गई, प्लेटलेट वॉन विलिब्रैंड फैक्टर से। once the platelets first time come along with the von Willebrand factor, this is called platelet adhesion. This is called platelet adhesion. This is a concept that you all have to know. This is platelet adhesion, means first time when the first single platelet layer formed over the von Willebrand factor, this is called platelet adhesion. Now in the second time, the second step will be, once this activated platelets, now as soon as this binds to the von Willebrand through the glycoprotein 1b receptor, this platelet become activated, and once the platelet become activated, these releases the chemical substance that are actually storing inside. जो इसके अंदर स्टोर्ड सब्सटेंस है वो रिलीज होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं या कौन से ऐसे ग्रैन्यूल्स हैं जिसके अंदर प्लेटलेट के अंदर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं और वो रिलीज होते हैं। तो अगर हम प्लेटलेट का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इन द प्लेटलेट्स देयर आर अल्फा ग्रैन्यूल एंड डेल्टा ग्रैन्यूल। इन द डेल्टा ग्रैन्यूल देयर विल बी सेरोटोनिन, देयर विल बी एडीपी, देयर विल बी कैल्शियम, एंड देयर विल बी थ्रोम्बोक्सिन A2. If we talk about the alpha granule, there will be the platelet derived growth factor, and there will be very important concept, clotting factor also. Clotting factor केवल लीवर से ही नहीं जनरेट होते हैं, इन फ्यू टाइम they generated from platelet alpha granules. तो ये सब्सटेंस हैं आपके। अब होगा क्या, देखिए वॉन विलिब्रैंड फैक्टर से फर्स्ट लिस्ट मींस कौन सी प्रोसेस हो चुकी है, प्लेटलेट एडिशन की। अब जब ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट ये क्या करेंगे, एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेंगे, कौन से, सीरोटोनिन, एडीपी, कैल्शियम, थ्रोम्बोक्सिन A2. सो दीज बेसिकली मेनली द थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड एडीपी आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल for attracting the more and more platelets to come over here and attach to them. तो ज्यादा से ज्यादा अब क्या होगा कि यहां पे प्लेटलेट दूसरी आएंगी और वो अटैच होंगी, राइट, दिस तरीके से। क्यों, क्योंकि एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 ये ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेगी मोर एंड मोर प्लेटलेट को वेस्कुलर कंपार्टमेंट से। तो धीरे धीरे क्या फॉर्म हो रहा है, प्लग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहां पे क्या होगा कि जैसे
सीरोटोनिन भी रिलीज हुआ, तो सीरोटोनिन का फंक्शन ये है कि बेसिकली ये स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो जो मैकेनिज्म यहां पे हो रही थी स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन की, हम वहां से सीरोटोनिन को रिलेट करेंगे, राइट। तो अब यहां तक बात आ गई है। अब यहां पे क्या हो रहा है, हमने ये चीज डिस्कस कर लिया, क्लॉटिंग फैक्टर, राइट, ग्लाइकोप्रोटीन 1b का डिस्कस कर लिया। एक चीज और है, देखिए वॉन विली ब्रांड से जब फर्स्ट लेयर ऑफ प्लेटलेट बाइंड हुई तो रिसेप्टर इन्वॉल्व थे ग्लाइकोप्रोटीन 1b, लेकिन जब एक प्लेटलेट से दूसरी प्लेटलेट बाइंड होगी, मतलब प्लेटलेट से जब वॉन विली ब्रांड फैक्टर बाउंड हो रहे थे आपस में, तो ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर इन्वॉल्व थे। लेकिन जब एक प्लेटलेट दूसरी प्लेटलेट से बाइंड होगी, देयर विल बी बाइंडिंग ऑफ द रिसेप्टर और यू कैन से द प्लेटलेट्स थ्रू द glycoprotein second B third A, second B by third A means GP second B oblique third A are the receptor which allow the binding of two platelets with each other. तो वॉन विली ब्रांड फैक्टर, राइट। तो ये आपका ओवरऑल क्या बन गया, ये एक तरीके से क्या फॉर्मेशन हो गया, प्लग फॉर्मेशन। अब प्लग फॉर्मेशन हो गया, अब इस प्लग को क्या काम आ रहा है कि आप इसको टाइट कर दीजिए, टाइट प्लग बना दें। तो ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है यहां पे। हमारी सेकंड दो मैकेनिज्म क्लियर कर लिए, वेस्कुलर रिस्पांस एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब हम थर्ड की बात करेंगे जो कि है कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन में हम किस तरीके से, हम दो कोआगुलेशन में एक कॉन्सेप्ट बच्चों को जानना जो जरूरी होता है वो ये होता है कि कोआगुलेशन में जो पाथवे इन्वॉल्व होते हैं वो दो पाथवे इन्वॉल्व होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से एक दूसरे से डिफर करते हैं, राइट। देखिए एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे में, एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है उसका जो इनिशिएशन होता है क्लॉटिंग मैकेनिज्म का, उसमें टिश्यू फैक्टर से होता है। लाइक किससे होता है, टिश्यू फैक्टर से, और जिसको हमने यहां पे दिखा रखा है फैक्टर नंबर 3। अब उसकी फर्दर मैकेनिज्म क्या है वो बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे। जबकि हम इंट्रिंसिक मैकेनिज्म की बात करें तो उसमें इनिशिएशन क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है जो सबसे पहले इन्वॉल्व होगा, फैक्टर नंबर 12, जिसको हम हेजमैन फैक्टर या हेगमैन फैक्टर भी बोलते हैं। नंबर 2 एक डिफरेंस तो ये हो गया इनिशिएटिंग फैक्टर्स का। नंबर 2 जो टाइम को लेके है कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म किसमें फास्ट होगी किसमें स्लो होगी। एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में क्लॉटिंग मैकेनिज्म बहुत फास्ट होती है जबकि इंट्रिंसिक में स्लो होती है, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो मैकेनिज्म है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक की, बेसिकली ये नाम कैसे आया कि एक्सट्रिंसिक को हम एक्सट्रिंसिक क्यों बोल रहे हैं, इंट्रिंसिक को इंट्रिंसिक क्यों बोल रहे हैं। बच्चों में कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि सर इंट्रिंसिक ब्लड के अंदर है इसलिए इसको इंट्रिंसिक बोल रहे हैं, ब्लड के बाहर होगी इसको एक्सट्रिंसिक। नहीं, इंट्रिंसिक का मतलब है कि ऑल द कोआगुलेशन फैक्टर, ऑल द केमिकल सब्सटेंस दैट आर useful in the coagulation present inside the vascular compartment, that is intrinsic mechanism. Extrinsic mechanism, most of the chemical substance or you can say the clotting factor responsible for clotting mechanism are present, may be present inside the vascular compartment, but few of them involve from outside. Like extrinsic में ज्यादातर जो क्लॉटिंग फैक्टर होंगे तो अंदर, लेकिन जो इनिशिएटिंग फैक्टर है वो कहां होगा, बाहर, इसीलिए हम उसको एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म बोलते हैं। इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में सारे फैक्टर सब कुछ वो कहां होगा, वैस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर। जबकि एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में जो इनिशिएटिंग फैक्टर है टिश्यू जूस, वो टिश्यू जूस आपके वैस्कुलर कंपार्टमेंट से नहीं होगा, वो किसी भी टिश्यूज में हो सकता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर है। अब हम इसकी बात करेंगे, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक की हमने बात कर ली, अब हम कोआगुलेशन की बात करते हैं जो कि बहुत ही आसान है। देखिए हम यहां तक प्लेटलेट प्लग फॉर्म कर चुके हैं, ये प्लेटलेट प्लग हमारा फॉर्म हो चुका है। प्लेटलेट के ऊपर जो फॉस्फेटोसेरीन, क्या फॉस्फेटोसेरीन प्लेटलेट के मेम्ब्रेन्स में होती है, जिसकी वजह से वहां का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, राइट। तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पे अब क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो, सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को भी छोड़िए, अभी यहां पे हम क्या देखते हैं, ये आपका प्लेटलेट प्लग फॉर्म हो गया। किस तरीके से हुआ वो हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे की, फिर हम एक्सट्रिंसिक पाथवे में आएंगे। इंट्रिंसिक पाथवे में नॉर्मली जो फ्लो हो रहा है, सबसे पहले फैक्टर नंबर 12 एज सुन एज टचेस दिस प्लग बिकम एक्टिवेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, एंड दिस नेगेटिव चार्ज कम्स फ्रॉम द platelet membrane phosphotoserine. These phosphotoserine activates the factor number 12 and factor number 12 become activated. This is also called Hegeman factor or Hegman factor. This activated factor number 12
further responsible for activation of factor number 11. 11 inactive form activated in the presence of factor number 12. Now this factor number 12, now this factor number 11, activated factor number 11 activates the factor number 9. ये factor responsible for inactivate activated due to with the help of factor number 11. Now this activated factor number 9 is responsible for activating the factor number 10, but along with the protein factor 3 and calcium and factor number 8. Means protein factor 3, calcium and factor number 8 and activated factor 9 is responsible for activating the factor number 10. Inactivated state, activated state. Now this activated factor number 10 is responsible for activating the prothrombin. Means factor number 10 is responsible for activating the prothrombin. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा तो क्या मैकेनिज्म होगी, जस्ट बताते हैं। उसके पहले क्या है कि ये फैक्टर नंबर 10 को प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है फैक्टर नंबर 5 एंड प्रोटीन फैक्टर 3 जो कि पहले भी इन्वॉल्व था। प्रोटीन फैक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन फैक्टर 3 एंड फैक्टर नंबर 5, फैक्टर नंबर एक्टिवेटेड 10 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग द प्रोथ्रोम्बिन, responsible for activation of prothrombin, and this activated prothrombin converts the prothrombin into thrombin, which is factor number 2. thrombin activated prothrombin को thrombin बोलते हैं और thrombin को क्या बोलते हैं, factor number 2. now this prothrombin converted into thrombin. thrombin क्या करेगा, this thrombin is responsible for, right, now this thrombin perform two action. टू एक्शन क्या करेगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा, नंबर 1 दिस कन्वर्ट्स द सॉल्युबल फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन मोनोमर. ये सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा इनसॉल्युबल फाइब्रिन्स में, और वो इनसॉल्युबल फाइब्रिन इस पे क्या हो जाएंगी, इस तरीके से ये इसके ऊपर की तो मैकेनिज्म चल रही है, क्लॉट के ऊपर ये पूरी मैकेनिज्म चल रही है जो यहां पर है, ये पूरी क्लॉट के ऊपर मैकेनिज्म है, तो इसके ऊपर फाइब्रिन मोनोमर इस तरीके से आ जाएंगी. और दूसरा चीज क्या है, तो ये जो थ्रोम्बिन इसको एक्टिवेट, नंबर 1 में थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजन, सॉल्युबल फाइब्रिनोजन कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन विच इज इनसॉल्युबल एंड सील द दिस प्लेटलेट प्लग. In the second mechanism, this thrombin, activated thrombin, is responsible for conversion of inactivated factor number 13 into the factor number activated factor number 13A, means 13. तो फैक्टर नंबर 13 एक्टिवेट होगा विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, विद द हेल्प एंड थ्रोम्बिन विच इज कॉल्ड थ्रोम्बिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. एंड दिस thrombin stabilizing factor means factor number 13A is responsible for cross sealing of this platelet plug. तो एक क्रॉस सीलिंग कर देगा इस तरीके से. तो now this will become the tight plug. तो अब यहां से किसी भी तरीके का ब्लड का लीकेज नहीं हुआ. अब ये तो पूरी बात थी किसकी, इंट्रिंसिक पाथवे. एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमारा इनिशिएटिंग मैकेनिज्म क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये जो यहां पे टिश्यूज थे, राइट, लाइक सबसे पहले कोलेजन टिश्यूज था, उसके बाद स्मूथ मसल्स थी, राइट, जैसे कि हम यहां बात कर रहे थे. तो उस टिश्यूज से क्या टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा, एंड दैट टिश्यू फैक्टर इज फैक्टर नंबर 3, एंड दिस टिश्यू फैक्टर कन्वर्ट्स द फैक्टर नंबर 7 इनटू एक्टिवेटेड फॉर्म, फ्रॉम इनएक्टिवेटेड टू एक्टिवेटेड फॉर्म. एंड दिस एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 7 वर्क्स इन अ टू मैकेनिज्म, टू वे. ये 7 डायरेक्ट स्टिमुलेट करेगा जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म का पाथवे था, फैक्टर नंबर 9 के एक्टिवेशन को डायरेक्ट स्टिमुलेट करेगा, और दूसरे तरीके से एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 10 के स्टिमुलेशन को. मींस डायरेक्ट ये जो 12 से मैकेनिज्म चल रही थी 11 की, ये बाईपास होगी और ये डायरेक्ट 7 से लेकर डायरेक्ट कहां आ जाएगा, फैक्टर नंबर 9 और फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करेगा. तो ओवरऑल यहां से भी देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो पाथवे है बहुत शॉर्ट है, ये डायरेक्ट आपका फैक्टर नंबर 10 तक जा रहा है बाईपासिंग दिस मैकेनिज्म. तो शॉर्ट पाथवे हमारा कौन सा हुआ, एक्सट्रिंसिक पाथवे. मींस एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर नंबर 3, in extrinsic pathway the smooth muscle or nearby tissues responsible for releasing the tissue factor which is factor number 3, and this factor number 3 responsible for activating the factor number 7. Activated factor number 7 induces the formation of
एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 और एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 9 डायरेक्टली, राइट। तो ये मैकेनिज्म आपकी होगी। फिर जो फॉरवर्ड मैकेनिज्म है 10 के बाद की वो वही होगी जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में थी, फाइब्रिन मून क्रॉस सीलिंग की। तो इस तरीके से आपकी ये कोआगुलेशन की मैकेनिज्म होगी। तो राइट, आपका कोआगुलेशन का स्टेप ये है, राइट। ये कोआगुलेशन का आपका पूरा स्टेप हुआ। इसके बाद हम जो थर्ड स्टेप है, अब आपका कोआगुलेशन हो चुका, प्लेटलेट प्लग बन चुका है, मींस प्लेटलेट प्लग आपका बन चुका है। अब प्लेटलेट प्लग बनने के बाद ऐसा तो नहीं कि बॉडी उसको प्लेटलेट प्लग को हमेशा बने रहने देगी। अब जब वहां पे सीलिंग हो गई है, राइट, ये जो यहां पे टिश्यूज यहां पे जो नीचे थे ये भी लास्ट में क्या होगा यहां पे इन्वॉल्व होगा इस अल्फा फैक्टर का, अल्फा ग्रेन्यूल का। इससे जो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है वो इस टिश्यूज को, जो यहां कोलेजन मेम्ब्रेन या कनेक्टिव टिश्यूज या स्मूथ मसल की ब्रेकिंग हुई है, उसको भी क्या कर देंगे, रीसील कर देंगे। जब सब कुछ रीसील हो गया, तो ब्लड का लीकेज अब नहीं होगा, अब इस क्लॉट का कोई काम नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर। क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर किस तरीके से होगा, 3 तरीके से होगा। प्लेटलेट इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, क्या क्या होगा, प्लेटलेट इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। मींस प्लेटलेट इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब इस प्लेटलेट का कॉन्ट्रैक्शन होगा इस तरीके से, तो प्लेटलेट बाहर की तरफ निकलेगा। पूरे क्लॉट का जब इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्लॉट पूरा बाहर आएगा। तो प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन, राइट। प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन के बाद प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर किसको रिपेयर कर दिए हैं यहां पे, स्मूथ मसल एंड कनेक्टिव टिश्यूज को। और वैस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर मींस there will be involvement of 3 things like platelet contraction, platelet derived growth factor and vascular endothelium growth factor. Vascular endothelium growth factor directly replenish the fresh endothelium, वो रिपेयर करेगी फ्रेश एंडोथीलियम। तो यहां पे फ्रेश एंडोथीलियम बनेगी। तो ओवरऑल यहां पे क्या होगा, ये क्लॉट रिट्रैक्शन, क्लॉट को हम किसकी बात करेंगे, रिट्रैक्शन, निकालने की बात वहां से करेंगे, राइट। अब जब क्लॉट के निकालने की बात करेंगे तो साथ ही साथ जो पैरेलल स्टेप है नंबर 5, जिसकी हम बात करते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। फाइब्रिनोलाइसिस किस तरीके होगी, एज आई अर्लियर टोल्ड दिस स्टेप टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। नाउ दिस टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग व्हाट, प्लाज्मिनोजन इनटू प्लाज्मिन, एंड प्लाज्मिन इट वर्क्स लाइक अ कटर ऑफ व्हाट, अ कटर ऑफ दिस फाइबर्स जो यहां पे सील के। तो मींस once the tissue plasminogen present on the endothelium, this tissue plasminogen activator present on the endothelium, now they are responsible for releasing of what, अब तो endothelium healthy हो चुकी है, बन चुकी है। now this endothelium tissue plasminogen activator converts the plasminogen into plasmin, और plasmin क्या करेगा, ये works like a scissor। तो ये इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इसको होल्ड करके रखा है, मींस जो फाइबर्स हैं, फाइब्रिन्स, उनको क्या करेगा, ब्रेक डाउन फाइब्रिन्स को करेगा। तो ये आपकी ओवरऑल जो पूरी मैकेनिज्म है वो ब्लड हेमोस्टेसिस एंड कोआगुलेशन की है। इसको कवर करने के बाद जब आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा तब हम बात करेंगे कोआगुलेशन की, राइट। फिर उसमें हम बेसिकली जो कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे अगर बच्चे के मन में राइज हो सकते हैं कि कैल्शियम का इन्वॉल्वमेंट क्या था, या हमने पोटेशियम की यहां अच्छे से बात नहीं की तो हम उसका किस तरीके से अप्रोच करेंगे, तो ये सारी चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको लेक्चर ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।